खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी, इस सप्ताह का आखिरी खर्चा पानी, और बड़ी और जरूरी खबरें हमारे बीच में हैं। अंशुमान जी। धन्यवाद सिद्धांत। खर्चा पानी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोविड की दूसरी लहर के बीच में एकदम आ चुकी है और बहुत गहराई से आ चुकी है। और जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस लहर में भारत में जो रिकवरी रेट है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। 97 98 किसी दौर में हुआ करता था, वो 91 के आसपास आ रहा है, जिससे इस वायरस की का जो असर है और इस वायरस का पिछले से ज्यादा भीषण होना भी साबित होता है, और इसका जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो बहुत तेज है। ये बात मैं इस बात को शो पे कहना चाहिए, और मुझे लगता है इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अर्थात में और तमाम चैनलों पे, तमाम माध्यमों में हम लोग इस बात को करते रहे हैं। शुभम जी, आज तस्वीरें आ रही हैं, लोग जो हैं ट्रेनों में खचाखच भरे हुए, खिड़कियों से ट्रेनों के अंदर घुसते, एक के ऊपर एक बैठे हुए, मुंबई से यूपी और बिहार लौट रहे हैं, दिल्ली के आनंद विहार पे और तमाम ISBTs पे वैसी ही भीड़ दिखने लगी है। और मेरा यहाँ पे ये सवाल कहिए, मेरी आपत्ति कहिए, आप इसको जो समझिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये रीएश्योर कर पाने में असफल रही। 1 साल बाद भी ये रीएश्योरेंस नहीं मिला लोगों को, और फिर से वो मास माइग्रेशन एक बड़े लेवल पे शुरू हो गया है। वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। वो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मिलना मुश्किल हो रहा है इस समय। वो भी आएगा मुझे लगता है धीरे धीरे, लेकिन फिर से वो रीएश्योरेंस लोगों के मन में नहीं आया। लोग भरोसा नहीं कर सके अपनी सरकार पर। हाँ, और एक और चीज सिद्धांत, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वही शहर हैं, वही सिस्टम है, और वही सब कुछ दोबारा वही हो रहा है। वही इंदौर है, वही मुंबई है, वही लखनऊ है, वही पुणे है। आप पिछला मई जून देखिए या पिछला अप्रैल मई जून देखिए और इस बार का अप्रैल मई जून देखिए, तो वस्तुतः बदला क्या परिवर्तन क्या हुआ? नसीहत किसने ली लोगों में, सरकार ने किसने ली? तो ये काफी डराने वाला भी है, और आर्थिक रूप से तो खैर समस्याओं का बिल्कुल आयाम ही बदल चुका है। मतलब जिन चीजों पर हम आज से एक हफ्ते भर 15 दिन पहले बात करते थे, रिकवरी की रफ्तार कितनी है, रिकवरी की डेप्थ कितनी है, रिकवरी का विस्तार कितना है, 15 में से 10 सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, 5, वो सब चीजें तो अब किनारे जा चुकी हैं। अब तो प्रॉब्लम यह है कि लोगों का सिस्टम से कॉन्फिडेंस नहीं है, और दूसरा है कि रिकवरी में, अपनी हेल्थ की रिकवरी में और इकोनॉमी की रिकवरी के तो कॉन्फिडेंस की बात अब कहीं पीछे खिसक जाती है थोड़ी। तो अब अंशुमान जी चलते हैं अपनी खबरों की ओर, खर्चा पानी की खबरों की ओर। पहली खबर IMF से जुड़ी हुई है, और दूसरी खबर हमारी आज की रुपए के कमजोर स्टेटस से जुड़ी हुई है। IMF, बहुत सारे लोगों को पता होगा, उन्होंने प्रोजेक्शंस जारी किए हैं हाल फिलहाल कई सारे। एक प्रोजेक्शन जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है अंशुमान जी, डेट टू GDP रेशियो, उधार बनाम GDP का जो अनुपात है, उन्होंने उसकी बात की है। कहा है कि ये 74% से बढ़ के 90% हो गया है, और ये भी कहा है कि साहब ये गिरकर 80% के आसपास, 80% के आसपास सेटल होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है इसको समझना किसी भी आम आदमी के लिए। इस डेट टू GDP रेशियो का मतलब क्या है हमारे लिए? सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स तो खैर है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग लगातार इस पर खर्चा पानी और अर्थात में बात करते रहे हैं कि ये साल अगर आप एक बार थोड़े समय के लिए ग्रोथ का जो आंकड़ा, जिस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, या जो ग्रोथ का आंकड़ा जो थोड़ा फेनिल सा है, थोड़ा फ्रॉथी है, जो हमें दिखता है, उससे जब नीचे आप उतरते हैं तो आपको कर्ज का एक बहुत बड़ा खौलता दरिया दिखाई देता है जो उभर रहा है। और जिस कर्ज की बात IMF ने की है, इसे ऐसे समझें कि अगर GDP के रेशियो में कर्ज को नापें, जो कि सरकार का, गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशियो है, इसमें बहुत सारे ऐसे कर्ज जो प्राइवेट सेक्टर ने रखे हैं, हम लोगों ने रखे हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का जो इंडिया का डेट टू GDP रेशियो है वो 90% का होने का मतलब है कि अगर इस साल भारत का GDP 140 लाख करोड़ रुपए रहता है, तो
उसके बराबर, उसके 90% के बराबर, यानी लगभग 130, 120 से 125 लाख करोड़, 126 लाख करोड़ के आसपास, 126 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्ज होगा सरकार के ऊपर, और वो कर्ज बैंकों से, सिस्टम से लिया जाएगा। इसे आप इस संदर्भ में देखें जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर रिजर्व बैंक को सरकार के कर्ज की जिम्मेदारी अपनी बैलेंस शीट पर क्यों लेनी पड़ी। 1 लाख करोड़ का के बॉन्ड खरीदने की गारंटी सरकार को क्यों रिजर्व बैंक को क्यों देनी पड़ी। और ये हमें तात्कालिक तौर पर लगता होगा कि ये बहुत जटिल हिसाब किताब है, पर दोस्त ये पूरा कर्ज हम ही ने लिया है देश के तौर पर। सरकार तो एक अमूर्त एंटिटी है, ये हमारा ही पैसा है, हम ही से पैसा सरकार ने लिया है और अपने बजट में लेकर गई, और हमें ही इसको चुकाने के लिए टैक्स पे करने पड़ेंगे, हम ही को इसके चुकाने के लिए ऊंची ब्याज दर देनी पड़ेगी, और हमें ही इसको चुकाने के लिए अपनी बचत पर ब्याज दर घटानी पड़ेगी। मैं फिर इशारा करूंगा उस अर्थात की तरफ जिसके बारे में हमने बताया था कि बॉन्ड बाजार में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उसकी चुभन हमें क्यों महसूस होनी चाहिए और हमें उसकी तकलीफ क्यों महसूस होनी चाहिए। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 90%, और अगर आप राज्यों को मिला लेंगे, राज्यों के कर्ज के स्तर को मिला लेंगे, प्राइवेट कर्ज के स्तर को मिला लेंगे, यानी जो कंज्यूमर्स का डेट है, ऐसा डेट जो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, जो कंपनियां लेती हैं, उसको सबको मिला लें तो शायद भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो जीडीपी के बराबर कहीं जाकर खड़ा होगा। तो अब कर्ज के मामले में, सरकार के कर्ज के मामले में, सिस्टम के कर्ज के मामले में हम कहीं से भी किसी भी स्थिति में बहुत सुरक्षित स्थिति में नहीं है। और इसलिए एक चीज ध्यान रखना जरूरी सिद्धांत कि अगर ये मंदी लंबी खिंचती है, अगर ये दूसरे वेव के कारण 2 क्वार्टर और बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी आशंका अब जाहिर की जाने लगी, एक क्वार्टर तो बर्बाद होने वाला है। पहला क्वार्टर तो जा ही रहा है, पहला क्वार्टर तो इस नए वित्त वर्ष का निकल ही जाएगा, और दूसरे क्वार्टर में मई जून तक अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी या स्लो रिकवरी आई इसके बाद, तो फिर सरकार को कर्ज का कार्यक्रम जो उसने इस साल के लिए तय किया था बजट में, उसे भी बढ़ाना पड़ सकता है। हाँ, और अंशुमान जी, उन्होंने आईएमएफ ने कहा है कि इमीडिएट प्रायोरिटीज सेट करने की बात कही है उन्होंने, और ये भी कहा है कि सरकारों को सबको भरोसा दिलाना पड़ेगा। मतलब ये बात तो साफ है कि ये कर्ज सरकार पे आएगा तो इसका भुगतान हम लोग ही करेंगे, हम ही को करना पड़ेगा इसका भुगतान। मतलब ये कर्ज अलबत्ता हम लोगों के ऊपर है। हाँ। इसको अगर ये कान घुमा के पकड़ने वाली बात हो गई, हाँ, अलबत्ता हमारे ऊपर है। किस तरह की एश्योरेंस की बात कर रहा है? 2 तरह के इंश्योरेंस की बात कर रहा है, और दुनिया में हर बड़ा बैंकर, दुनिया की हर बड़े एजेंसी, चाहे वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, अभी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद भारत के कर्ज के बढ़ते स्तर के ऊपर खतरे की घंटी बजाने लगेगा, चेतावनी के बल्ब जलाने लगेगा। चाहे आप मूडीज को लें या स्टैंडर्ड पुअर को लें, इसकी शुरुआत आईएमएफ ने की है ये वही आईएमएफ है जिसके ग्रोथ के प्रोजेक्शन के ऊपर हम 1 दिन पहले तक बहुत उत्साहित थे। प्रायोरिटीज की बात है कि सरकार खर्च कहां कर रही है, वो खर्च कितना क्वालिटेटिव है। जब आप संकट में हैं और आम आदमी अपने खर्च को सिकोड़ रहा है तो सरकार को अपना खर्च सिकोड़ना चाहिए। आज हम अगर सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $60-65 के आसपास होने के बाद भी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हम ये टैक्स चुकाकर सरकार का कर्ज पटा रहे हैं, जो सरकार ने कर्ज ले रखा है। तो प्रायोरिटीज अगर तय नहीं हुई, सरकार के खर्च ऐसे ही बेहात होते चले गए, ऐसे ही फंड्स बढ़ते चले गए जिनकी जरूरत बढ़ती चली गई, और उसका कोई क्वालिटेटिव फर्क नहीं दिखाई देता। मैं फिर कहूंगा कि भारत के हेल्थ सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया पिछले मई जून की तुलना में इस मई जून में। पिछले साल अप्रैल में भारत के अस्पताल जैसी परिस्थिति में थे, आज भी वैसे अस्पताल वैसे ही परिस्थिति में, लेकिन इस दौरान अगर आप टैक्स का कलेक्शन देखें हेल्थ सर्विसेज पर तो बढ़ गया, क्योंकि हेल्थ का कंजम्पशन बढ़ा, लोगों ने दवाइयां ज्यादा खरीदी, लोगों ने सैनिटाइजर ज्यादा खरीदे, पर उस टैक्स का रिटर्न हमारे पास कहां आया? क्या हमें ज्यादा वेंटिलेटर पिछले बार से ज्यादा मिले? जैसे ही मरीजों की तादाद बढ़ी प्रमुख शहरों के अंदर, वही सारी किल्लत, वही दवा नहीं, वही इंजेक्शन नहीं, वही उसका ब्लैक। अब आज महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर के प्राइस की ब्लैक मार्केटिंग रोकने का आदेश देना पड़ा। तो जब हमें दिखता है कि जो टैक्सेशन हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, वो टैक्सेशन हमें सुविधाओं के रूप में वापस नहीं मिलता है, बल्कि हमें कर्ज के तौर पर वापस मिलता है, जिस कर्ज को चुकाने के लिए हमें फिर और टैक्स चुकाना पड़ता है। मतलब हम टैक्स चुकाएं, कर्ज भरे, फिर टैक्स चुकाएं। और यही बात आईएमएफ बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार अपने खर्च की वरीयता तय करे, सरकार हमें ये तो बताए कि वो सही ढंग से कहां खर्च कर रही, और खासतौर से ऐसी संकट की परिस्थिति में जबकि पैसा ही नहीं है सिस्टम में, इकोनॉमी में। और बेहद क्या कहें, चालाक कहें कि ना कहें मुझे नहीं पता, और लेकिन बेहद तैयार तरीके से एक कर्ज हमारे ऊपर आया है, बेहद तैयार तरीके से आया है, जिसकी भनक शायद नहीं लगी हमें। हाँ,
अंशुमान जी, इसके साथ ही मतलब एक छोटा सा अपडेट है, आईएमएफ का नाम आ गया है और कर्ज की बात आ गई है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर पर्यावरण को थोड़ा सा समेटने की, सहेजने की बात की है। हाँ, डेट रिलीफ की बात कही है। हाँ, क्या अपडेट है वो? ये दरअसल जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आया है, बाइडेन जब से सत्ता में आया है अमेरिका में, तब से क्लाइमेट चेंज की डिबेट वापस सेंट्रल स्टेज में पॉलिसी में लौट रही है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कचड़े की पेटी में डाल दिया था और कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चुनौती नहीं है। तो चूंकि डेमोक्रेट सरकार का यह वादा था कि वो क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल को वापस लेकर आएगी, और शायद एक बड़ा कॉन्क्लेव करने की तैयारी भी हो रही है वर्चुअल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में बाइडेन के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर। और वो जो बदला हुआ माहौल है पर्यावरण की चुनौतियों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, उसका इन्फ्लुएंस हमें दुनिया की जो प्रमुख बायलैटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनकी नीतियों पर भी दिख रहा है। जो संकेत मिले, जो शुरुआती खबर आई है रॉयटर्स से हमारे पास, वो ये पता चल रही है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उन देशों को कर्ज में कुछ रियायत देंगे जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए थोड़ा बेहतर काम किया है। यानी एक किस्म का इंसेंटिव है, एक किस्म का प्रोत्साहन है जो उन देशों को मिलेगा जहां पर पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण की संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम हुआ है। अब इसकी विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी, भारत इसमें शामिल होगा, कैसे शामिल होगा, अभी हमें देखना होगा, क्योंकि पिछले 5 साल तो हमने 4 साल तो क्लाइमेट चेंज की चर्चा सुनी ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने उसे किनारे कर दिया था और जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका नेतृत्व ही नहीं कर रही थी। तो अब ये चर्चाएं दोबारा शुरू होंगी, तो हम करीब से देखेंगे कि आखिर दुनिया क्लाइमेट चेंज पर नए सिरे से कैसे एकजुट हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। रुपए की हालत खराब है, काफी खराब है। डॉलर के सापेक्ष देखें तो 74 रुपए के आसपास अंशुमान जी होवर कर रहा है इस समय रुपया। हाँ, 74 रुपए के आसपास कर रहा है। और बुरी खबर यह है कि मतलब जो प्रोजेक्शंस हैं, ये 76 रुपए, 76.5 तक के प्रोजेक्शन, 76.5 तक जाकर ये रुकेगा इसका मामला, या वहां पे स्टेबल होता भी है कि नहीं, ये भी दूसरी बात है। हाँ, कुछ कह रहे हैं? अब ये वही दोहरी मार है। और हमेशा हम अर्थव्यवस्था में कहते हैं ना कि आप कभी भी, जो लोग अर्थव्यवस्था में आमतौर पर, जब ट्विटर पर देखता हूं या फेसबुक पर देखता हूं, तो लोग बहुत बाइनरी टिप्पणियां करते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा। और यही खूबसूरती और दिलचस्पी है कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बाइनरी नहीं है। जब आप कहते हैं कि ब्याज दर बढ़ी या घटी या ब्याज दर सस्ती हुई, तो आपको उसका दूसरा पहलू भी बताना पड़ता है कि सेवर्स को नुकसान हुआ। अब हुआ क्या कि रिजर्व बैंक ने सरकार को कर्ज सस्ता देने के लिए जिस 1 लाख करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा बॉन्ड बाइंग कार्यक्रम को बाजार में जारी किया, उससे कल हमने शेयर बाजार में तालियां बजते देखी कि क्या खूब, ब्याज दरें कम रहेंगी, बैंक बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। लोग तत्काल निराश हुए। पहले तो वो जो सेव करने वाले लोग थे, जिनकी बचत थी कि उनको ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, और दूसरा वहीं से थोड़ा दूर रिजर्व बैंक की दूसरी खिड़की, जहां से रुपए डॉलर का एक्सचेंज रेट तय होता है, वहां यह स्थिति हुई कि बुधवार को 1 रुपया निकल गया डॉलर के मुकाबले, करीब 1 रुपए 5 पैसे के साथ। और पिछले दिनों में ये रुपए में डॉलर के मुकाबले सबसे तगड़ी गिरावट है। अब फिर रिजर्व बैंक की जो पहली दुविधा थी कि वो कैसे कर्ज सस्ता रखे और बचतकर्ताओं को फायदा दे, और सरकार जो इतना बड़ा डायनासोर जैसा मुंह लिए कर्ज के लिए सामने आ रही उसको ठीक करे, जब उसने उसे साधने की कोशिश की तो मामला दूसरी तरफ से फिसल गया है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो अल्टीमेटली ये फिर से हमारे ऊपर आएगा, अब आप जो कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात, सॉरी आपको टोकने के लिए, आप जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात कर रहे हैं कि सब कुछ ना ब्लैक एंड व्हाइट और बाइनरी पे नहीं होता इकोनॉमिक्स में, यही बात है। क्रूड ऑयल सस्ता है, चिल्लाते रहिए, लेकिन ये रुपए गिर गए। हाँ, अब उसका असर देखिए ना, अब 2 असर बड़े असर होने वाले हैं। अब हम कहां खड़े होंगे? अगर ये 76 तक के प्रोजेक्शन बाजार से आ रहे हैं, तो इसका मतलब बाजार में इस बात की अंतर्धारणा या बाजार में इस तरीके की ट्रेजेक्टरी बन चुकी है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 76 जाएगा। यानी अब से 1 महीने 2 महीने तक के जो सौदे होंगे वो 75 और 74 के आसपास होंगे। तो एक तरफ तो आरबीआई ने साध लिया, सरकार ने, और इसीलिए हम बार-बार ये कहते हैं, और लोगों को ये बात सुनकर थोड़ा अटपटा लगता होगा कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। सरकार अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याओं की सामूहिक जड़ होती है। रिजर्व बैंक ने नॉर्थ ब्लॉक को साधा, क्योंकि रिजर्व बैंक से कहा गया कि आप ब्याज दर कम रखिए, सरकार को सस्ता कर चाहिए। हुआ ये कि अब अगर रुपया 75 तक है, 74 से ऊपर है, तो इसके 3 सीधे असर दिखाई देते हैं। कच्चे तेल की कीमत भले ही थोड़ी नीचे आ जाए, सऊदी अरब और ओपेक देश मई से अपने उत्पादन में बढ़ोतरी शुरू कर दें,
कर दें, जो कि वो शायद 500 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, उसका असर हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होगा, रुपया उतना ही कमजोर होकर हमारे उस नुकसान को या हमारे उस फायदे को नुकसान में बदल देगा। जी। इसके अलावा भारत में अर्थव्यवस्था खुलने की परिस्थिति में, इंपोर्ट बढ़ने की परिस्थिति में, थोड़ा सा डिमांड बेहतर आने की परिस्थिति में जो जो चीजें बेहतर होने वाली थी, जहां जहां इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, उनकी सबकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हम यहां दोहरी मुश्किल में है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि कच्चा तेल महंगा होना, और यानी फिर कीमतें बढ़ने की संभावना, और पहले ही भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जा चुकी हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर। एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर पिछले 3 साल में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो अब कमजोर होता रुपया भारत में इंपोर्ट्स को और महंगा करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट हो, चाहे वो गोल्ड का इंपोर्ट हो, चाहे वो केमिकल का इंपोर्ट हो, चाहे वो बाकी चीजों का आयात हो। तो रुपए एक तरफ सरकार के लिए तो ब्याज दर सस्ती करा ली रिजर्व बैंक ने, पर इससे एक बहुत बड़ी असंगति है, बहुत बड़ी चुनौती आयात की दृष्टि से हुई। तो अब हम क्या करेंगे, हम महंगाई इंपोर्ट करेंगे। यानी पहले तो हमारे पास अपनी ही पैदा की हुई महंगाई मौजूद थी, अब हम थोड़ी सी महंगाई इंपोर्ट भी करेंगे। अब यहां रिजर्व बैंक को इंटरवीन करना पड़ेगा। अब यही वो रुपए के बाजार का नोटोरियस दुष्चक्र शुरू होता है कि अगर रुपया एक सीमा से ज्यादा टूटेगा तो रिजर्व बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व में से बाजार में पैसा छोड़ेगा, यानी डॉलर डालेगा, रुपया डालेगा, डॉलर खरीदेगा। और जितना इंटरवेंशन रिजर्व बैंक रुपए की कमजोरी से को रोकने का करेगा, बाजार में उतनी ही ज्यादा चिंता, बाजार में उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। तो अभी आज की परिस्थिति यह है कि हमारे पास 76 तक के फॉरवर्ड प्रीमियम के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, 74 से लेके 76.5 तक के सोमवार को, मंगलवार को जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो हमें अगले हफ्ते के बारे में तस्वीर साफ होगी और पता चलेगा कि रुपया डॉलर के मुकाबले कहां स्थिर होता है और रिजर्व बैंक दरअसल इस मामले में क्या रुख लेता है, क्योंकि रिजर्व बैंक जिस फॉरेक्स रिजर्व पर बैठा है, क्या उसका इस्तेमाल बाजार में रुपए की गिरावट को थामने के लिए करेगा या उसे गिरने देगा। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज तो शुक्रवार हो गया, परसों संडे है, तो उस दिन आएगा अर्थात, और सोमवार को फिर से आएगा खर्चा पानी। खर्चा पानी अर्थात ललन टॉप के तमाम शो, टीवी, इंटरनेट सब कुछ चलता रहेगा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।